नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी न्यूज। अभी न्यूज का विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद, और सीधा संवाद में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूदेव, नोडल अधिकारी। आज हम इनसे विशेष कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोरोना वैक्सीन। दर्शकों, मैंने सबने सुना है कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। आपके और हमारे सबके शहर मथुरा में कोरोना वैक्सीन का आगमन हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि जो कोरोना का समय था, जब कोरोना का आगमन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या परेशानी आपके सामने आई? स्टार्टिंग में जब पहला केस आया था मथुरा शहर में, तो आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए, ये कोविड जब जनपद मथुरा में और स्पेशली जब भारत में जब शुरू हुआ था, कि जब ये चीन से चर्चाओं में आया था, तो फरवरी से ही 2020 से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था और हमारे देश में भी लॉकडाउन की तैयारियां शुरू हो गई। जब ये पूरे देश में ये सब होने लगा, तो जनपद मथुरा में भी उसको कोविड को देखते हुए यहाँ पे भी टीमें गठित की गई, रैपिड रेस्पॉन्स टीमें गठित की गई। सारा सिस्टम प्रशासन की देखरेख में एक जो है कमेटी भी गठित की गई, कंट्रोल रूम भी बनाया गया कोविड का, और उस कंट्रोल रूम को राउंड द क्लॉक 24/7 लगातार हमारे जो उसको एक्टिव रखा गया। हमारे द्वारा 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी करी गई थी उस समय ये बहुत सारी समस्याएं थी, बड़ा बिग चैलेंज था। और उस समय ये था कि शुरुआत में जब लॉकडाउन लग गया, तो बाहर से आने वालों पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी था। जो लोग विदेश से आ रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोगों को क्वारंटाइन करना होता था, तो उनको निगरानी रखनी है। उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको खांसी, जुकाम, बुखार या इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं। अगर हमें सूचना भी देता था, कोई अगर बाहर से आया है और वो फ्लाइट से आया है और वहाँ एयरपोर्ट से उसको रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पे आके वो घर पे है, तो हमारे आसपास के लोग जो हमें सूचना देते थे, हमारे हेल्पलाइन नंबर या हमारे कंट्रोल रूम पर सूचना देते थे, और हमें भी डायरेक्ट सूचना देते थे। कभी जिला प्रशासन के माध्यम से, कभी पुलिस के माध्यम से हमें सूचना मिलती थी। तो हमारे द्वारा पूरे जनपद में अपनी 16 टीमें गठित करी गई थी, जिनमें से 6 जनपद मथुरा में थी शहर में, और बाकी के हर ब्लॉक जो 10 ब्लॉक है हमारे, वहाँ पे हमारे टीमें गठित की गई थी। और टीमें हमारे शिफ्ट वाइज ड्यूटियाँ करती थी। हर 8 घंटे पे हमारी ड्यूटियाँ चेंज होती थी। उसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और वार्ड बॉय, सारे सब लोग जो है उसमें हमारी मदद करते थे और राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते थे। दूसरा ये था कि उस समय एक और दौर आया था कि तबलीगियों का बहुत, उस समय जो मोहम्मदन जो दिल्ली में मरकज मस्जिद है, वहाँ से भी उनका एक दौर चला था कि अगर आपके तबलीगी तो नहीं है, तो हमारे द्वारा खुद मेरे द्वारा भी शहर में जहाँ पे मस्जिदें थी या जहाँ मुस्लिम ठहरे हुए थे या जिनके जो आते हैं उनके धर्मगुरु, तो हमने सबको, हर मस्जिद को खंगाला, सूचनाएं इकट्ठी करी, LIU के माध्यम से हमने उनका डाटा कलेक्ट किया और उन सबकी हमारे द्वारा टेस्टिंग भी कराई गई। हमारे शहर में दरेसी रोड पे है, और आपका भूतेश्वर पे भी एक मस्जिद है, यहाँ पे है, और एक ओल हमारी जगह पड़ती है फरे क्षेत्र में, तो वहाँ भी काफ़ी संख्या में तबलीगियों का आना जाना था। और जो लोग, एक इंस्ट्रक्शन ये भी आया था सरकार से, जो लोग दिल्ली की मरकज मस्जिद से आ रहे हैं, उन लोगों पर आपको जरूर निगाह रखनी है। तो उन लोगों को हमारे द्वारा टेस्ट किया गया, स्क्रीनिंग की गई। तो उनमें से हमारे जो सेंटर बनाए गए थे यहाँ पे, क्वारंटाइन सेंटर, उनमें से एक हमारा वृंदावन में कृष्णा कुटीर था, और चौमुआ में था एक हमारा SKS, और एक हमारा यहाँ पे बनाया गया था 100 रोड पे भोले बाबा इंटर कॉलेज है। तो इसमें हमारे द्वारा उनको रखा गया और उनकी सभी की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की गई। तो उनका आवागमन देखा गया कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए हैं, उनका पूरा डिटेल हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया। और उन्हीं तबलीगियों में से एक हमारा सबसे पहला नदीम नाम का व्यक्ति था, जो कि सहारनपुर जिले का रहने वाला था, ओल में आया था मरकज मस्जिद से। वो हमारे जनपद मथुरा का पहला केस था। और दूसरा एक ऐसे ही फतेहपुर सीकरी की महिला थी, सहाना नाम से। तो ये 2 लोग हमारे जनपद मथुरा में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुए थे। तो उस समय बड़ा पहला केस जब मिला था, तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि शासन में, प्रशासन में भी हड़कंप मच गया कि भाई ऐसा पहला केस किया। तो फिर हमारा उसको जो है, उसके सारे प्रोटोकॉल जो थे, उसके प्रोटोकॉलों का पालन कराना था। हमारे जो जहाँ पॉजिटिव आने पे हॉस्पिटल बनाए गए थे, एक वृंदावन में बनाया गया था, तो कहाँ रखना है,
ये भी शासन द्वारा निर्णय लिया है। चूँकि हमारे जनपद मथुरा में पहला केस निकला था, चूँकि सहाना नेती हॉस्पिटल में भर्ती थी और जो नदीम था वो हमारे क्वारंटाइन सेंटर में था, तो उसको ऊपर से निर्देश आया गया कि एक व्यक्ति के लिए राउंड द क्लॉक 3 टीमें बनानी पड़ेंगी। तो लिहाजा चूँकि उस समय हमसे ज़्यादा केस आगरा में थे, तो उन्होंने कहा कि इनको आगरा में शिफ्ट कर दिया जाए। तो मेरे द्वारा उस पहले केस को आगरा शिफ्ट कराया गया था। एक बरौली अहीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ उसको रखा गया था। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना का दौर चला, इसमें मथुरा शहर में सबसे ज़्यादा कौन से इलाके में से कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस मिले थे वो कहाँ मिले? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो एरिया है शहर का ही था, जो जहाँ सबसे ज़्यादा केस मिले। उसमें से एक तो है आपका चौक बाजार का क्षेत्र है, लाल दरवाजा क्षेत्र है, और दूसरा मनोहरपुरा क्षेत्र, इस क्षेत्र से मिले थे। उसके बाद हमारे होली गेट अंदर और चौबिया पाड़े से भी कुछ केसेस हमारे रिपोर्ट हुए थे। बाकी जैसे जैसे केस बढ़ते गए, फिर शहर के बाद गांव की ओर रुख किया, तो गांव में भी मिलने लगा। फिर उसके अलावा फिर हमारे शहर में कृष्णा नगर जो बहुत बड़ा इलाका है, इसमें मिलने लगे, और सदर है, सदर क्षेत्र, उसमें मिले। पॉर्स कॉलोनी में हमारा जो पेरी अर्बन एरिया है, जो हमारा हाईवे के उधर साइड की जितनी भी कॉलोनियाँ, उनमें सबसे ज़्यादा राधापुरम स्ट्रीट, राधा वैली, इन सभी में सबसे ज़्यादा केस मिले। तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके के आपने लोगों को लगाया था या फिर कुछ टीमों को गठित किया था? नहीं, शुरू में तो हमारे को यही इंस्ट्रक्शन थे। शुरू में तो किसी को घर पर नहीं छोड़ना होता था, और उस समय उस टाइम पे टीम वगैरह भी लगा दी थे, उस इलाके को भी सील कर दिया गया था। एक्चुअल में क्या है, शुरू में जो हमारा सीलिंग नियम ये था कि वो व्यक्ति जहाँ जा रहा है उसकी हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते थे। और हमारा अगर एक केस मिलता है तो हम 1 किलोमीटर के एरिया को सील करते थे उस समय, क्योंकि हमें स्प्रेड को रोकना था। उस समय अगर शुरुआत से हम ढिलाई बरतते थे तो आज हम कहाँ होते जो आज हम इस समय पे, उस समय अगर हम यही सब करते तो हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। और उस समय हमने जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, क्योंकि लोग ज़्यादातर घर में रहते थे, तो सीलिंग हमारा 1 किलोमीटर के एरिया में होता था। पहला केस जब मिला था हमारा, तो वो मरकज मस्जिद यहाँ दरेसी रोड पे वो आया था, नदीम नाम का व्यक्ति, तो उस हमारे द्वारा 1 किलोमीटर के एरिया को सील किया गया। इसी प्रकार चौक बाजार में लाल दरवाजा क्षेत्र से मिला था, तो वो भी हमारे द्वारा सील किया। बुजुर्ग थे, हाँ, मोहनलाल अग्रवाल करके थे, और उनकी फैमिली से ही पहली डेथ हमारे यहाँ कोरोना की हुई थी। डॉक्टर साहब, ये प्रशासन के द्वारा इसमें कैसा जो इन्वॉल्वमेंट रहा वो कैसा रहा? देखिए, पुलिस ने हमें पूरी मदद की है। प्रशासन का अपना अलग काम था, उनका सारी व्यवस्थाएं देखना था। जो लोग लॉकडाउन में फंस गए थे उनकी मदद करना था, खाना प्रोवाइड कराना था, और नगर निगम ने भी अपना काम बखूबी किया, क्योंकि नगर निगम को भी सैनिटाइजेशन का अपना काम करना होता था। तो हमारे द्वारा नगर निगम को सूचना दी जाती थी, वो उस एरिया में सैनिटाइजेशन का काम कराते थे, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। डॉक्टर साहब, उस टाइम पे कहा जाता है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल उस समय लॉकडाउन में तो सभी बंद थे। कोरोना के डर की वजह से कोई लोग ओपीडीयाँ बंद थी, बट धीरे धीरे करके बाद में जो है जब थोड़ा आया तो हमारे द्वारा मदद ली गई, लेकिन हमें लगता नहीं कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड टोटली बंद था। सभी लोग डरते थे, लोग से बात करते थे, आने में डर ही लगता था। अगर कोविड का मरीज अगर मिल भी जाता था तो लोग उससे सोशल स्टिग्मा मानते थे, ऐसा लगते थे, उसको दूसरी नज़र से देखते थे, इतना लगते थे उसको कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या उसने जुर्म कर दिया। तो उस समय बहुत बड़ा इशू था, तो इतने प्राइवेट हॉस्पिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। दर्शकों, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, एक बार फिर हम आएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा। दर्शकों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर भूदेव, नोडल अधिकारी। सर, जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय पर आपने किन गाइडलाइन का पालन किया? आपको भी कहीं ना कहीं डर लगता होगा कि कहीं इस कोरोना की चपेट में मैं भी ना आ जाऊं, जो मेरे टीम मेंबर हैं वो ना आ जाएं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जब कोविड शुरू हुआ, केसेज आने शुरू हुए,
और केसेज आने से पहले भी हमारे टीमों में, हमारे विभाग में भी कुछ लोगों को ये डर था। कुछ हमारे डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने ट्रेनिंग ली लेकिन ड्यूटी पे नहीं आए और वो छुट्टी पे चले गए। अच्छा। और उस पीरियड में चूंकि हम अगर ऐसे ही अगर हमारा विभाग है जिसका मेन जिम्मेदारी है, अगर वो ही पीछे हट जाएगा तो फिर आगे लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। जी। तो मैं था तो उसमें सबसे आगे मैं ही चला, क्योंकि मैं नोडल अधिकारी भी था। तो अगर मैं ही ऐसा करता तो बड़ा समस्या का सामना करना पड़ा था। तो हम लोग गए, हम क्षेत्र में जाते थे, लेकिन हम पूरी अपनी सावधानी जरूर बरतते थे। अपने को घर पर आने के बाद नहाना, जी, टाइम से खाना खाना, पूरी डाइट लेना, फील्ड में निकलना है तो खाली पेट नहीं निकलना है, क्योंकि ये सारे ऐसे फैक्टर है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग खाली पेट या हमारा कुछ अगर लेके नहीं निकलेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं रहता। हम उस समय हमें अपने आप को बूस्टअप करके रखना था और अपने को फिट भी रखना था, क्योंकि हमें कोविड से फाइट करना था। तो हमने अपने ऊपर भी ध्यान दिया, अपने बचाव पे भी ध्यान दिया, अपना सैनिटाइजर भी साथ रखते थे और मास्क का पूरा प्रयोग करते थे। और चूंकि कुछ हम दूरियां भी बना के रखते थे, बात करनी है तो हम कुछ दूरी से बात करते थे। और चूंकि हमारी टीम बाद में जब ये केस लगातार हुए, जब हमारा पीक पे कोविड आया जुलाई अगस्त सितंबर, तो ऐसा नहीं है, हमारी टीम के अन्य मेंबर भी, हमारी जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है जो पेशेंट को शिफ्ट कराने आती थी, उसमें से काफ़ी लोग पॉजिटिव भी हुए और वो सब बाहर नेगेटिव होकर फिर दोबारा से उन्होंने काम किया। डॉक्टर साहब, जो ये किट थी उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उस टाइम क्या था, गर्मी जून जुलाई का महीना चल रहा था और उस टाइम पे जहाँ लोग एक टी शर्ट या फिर एक शर्ट में घूमते हैं, वहाँ पर एक बहुत हैवी किट का आप लोगों को पहनना पड़ा है। तो उस विषय में देखिए, किट बहुत हैवी थी इन द सेंस वो एयर टाइट होती है, उसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होती थी, क्योंकि गर्मी बहुत, टेम्परेचर बहुत हुआ था। उससे भी ज़्यादा परेशानी उस समय आई जब थोड़ा बारिश का मौसम आया और ह्यूमिडिटी स्टार्ट हुई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उस समय लॉकडाउन कुछ कम हुआ था, एक खुलना शुरू हुआ था, तो एम्बुलेंस से हमें पेशेंट शिफ्ट करना होता था KM और KD मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ तक पहुँचने में समय लग जाता था। और इतने में वो ह्यूमिडिटी में इतना ज़्यादा हो जाता था कि उसके पसीने एयर न बजाने की वजह से 2-3 घटनाएं हमारे साथ ऐसी हुई, तो जिसमें कि हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर बेहोश भी हो गए, लेकिन बीइंग टाइमली उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और वहीं रोक के नीचे उतर गए या गिर गए, बेहोश हो गए, लेकिन उन्होंने गाड़ी को, किसी मरीज को, किसी को नुकसान नहीं होने दिया। और जैसे ही हमें सूचना मिलती है वो हमें बता देता था कि मैं जो एम्बुलेंस है वो हमें उसको जो है बेहोश होने वाला हूँ, तो हम विदिन 5 मिनट उसके पास होते थे और हमने उनकी भी मदद की और उनको बीइंग टाइम जो बेहोश हुए एम्बुलेंस के, उनको भी समय से अस्पताल पहुँचाया। वो भी बिल्कुल ठीक तरह से जैसे होश में आते थे फिर अपने काम पर लगते थे। इसके लिए हमारे द्वारा फिर ये अपने स्तर से ही एम्बुलेंस जो हमारी कोविड में चल रही थी उनमें हमने एक पार्टीशन लगवा दिया, और पार्टीशन लगवा दिया तो उससे इतनी मदद हो गई कि बस मास्क और ग्लव्स पहनना है, हेड कैप पहनना है, किट का जब उपयोग करना है जब पेशेंट के साथ हमें अंदर बैठना है। अदरवाइज तो हमारे पार्टीशन से एक उसमें डोर रहता था, हम उससे बात कर सकते थे। तो हमने जो एम्बुलेंस कोविड में चल रही थी उन सभी में अपने निजी खर्चे से उन सभी में पार्टीशन लगाया और हमने उस समस्या से समाधान पाया। क्योंकि उस समय कोविड हमारे बहुत पीक पर था, हमारे जनपद में 100 केस आते थे, तो हमने उसका अपने स्तर से मैनेज किया। डॉक्टर साहब, अगर हम आपने जैसे बात की भी KD हॉस्पिटल की, ऐसा भी कई सारे वीडियोस KD के द्वारा वायरल हुए थे जहाँ पे कि उन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी, वहाँ पे जो पेशेंट थे वहाँ पर उन लोगों का सही तरीके से उपचार नहीं हो पा रहा था। उन लोग का कहते थे कि 48 घंटे तक उनको कोई देखने नहीं आ रहा था। तो ऐसी अव्यवस्था क्यों वहाँ पर? देखिए, उस समय चूंकि उनका स्टाफ भी पॉजिटिव हो रहा था, जिन पेशेंट को हम शिफ्ट करते थे उनके पास हमारा नंबर होता था, वो उनको कोई समस्या होती थी तो वो हमें तुरंत फ़ोन करते थे और हम जो भी समस्या उनकी आती थी तो हम उनके वहाँ डायरेक्टर हैं या उनके जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे बात करते थे, उनकी समस्या का समाधान कराते थे। अच्छा, उनके लिए क्या किट की भी कोई कमी थी? उन लोगों के सामने से एक वीडियो भी आई थी कि जहाँ पर उनको किट प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, सिर्फ उनके पास एक मास्क दिया गया था उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू में कोई इशू रहा होगा, लेकिन बाद में तो उनको सारा शासन से ही सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराती रही हैं। आज भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, जो डिमांड जाती है वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती है। तो डॉक्टर साहब, आज अगर हम कोरोना की बात करें तो मथुरा में किस स्टेज पर है कोरोना? कितना थम चुका है? कितने केसेस आ रहे हैं?
देखिए हमारे जनपद में आज जो है आज सेकेंड इस 2021 वर्ष में जो है जनवरी का महीना है, दूसरा दिन है जब हमारा कोविड का कोई भी केस नहीं निकला है। आज भी हमारा कोई केस नहीं है। इससे पहले 9 तारीख को आया था, वो भी हमारे लिए एक लकी दिन था कि कोविड का जो पिछले इतने दिन से हम लड़ रहे हैं, हम कोई भी नया केस नहीं आया है। ये आज दूसरा दिन है जब जनपद मथुरा में कोविड का कोई केस नहीं है। इससे ये समझा जा रहा है कि हमने अपने जनपद मथुरा में कोविड को कंट्रोल कर लिया है। बट अभी भी लेकिन हम ये भूले नहीं है कि भाई केस नहीं मिल रहे हैं, तो अभी भी लेकिन हम सजग हैं, हर स्थिति पर नजर बनाए हुए लोगों से जब भी जाते हैं फील्ड में, जब भी हमें मौका मिलता है हम कहते हैं कि मास्क जरूर लगाएं, हाथ धोते रहें और सावधानी जरूर बरतें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे जनपद में कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है। तो इसकी क्या वजह है कि टेस्टिंग कम हो गई है कि या फिर टेस्टिंग उतनी ही बरकरार बनी हुई है? इसकी क्या वजह है कि एक भी केस नहीं आ पा रहा? देखिए टेस्टिंग हमारी उतनी हो रही है और शासन से हमें निर्देश भी और हमारा टारगेट भी मिलता है हमें, और उस टारगेट की हमारी मॉनिटरिंग होती है। अगर हमारा सैंपलिंग किसी दिन संडे या उसमें थोड़ा कम भी रह जाता है तो उसके लिए हमें कहा जाता है कि आप यहाँ टारगेटिंग कम करो सैंपलिंग, वो हमारी लगातार सैंपलिंग उतनी ही की जा रही है जितनी हमारी होनी चाहिए, और उस कभी कभी तो हम उससे अधिक भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने ही एक मुहिम चलाई थी कचहरी पर, जिसमें कि जो मास्क नहीं लगाए हुए थे उनकी आपने कोरोना सैंपलिंग करी थी, जिसकी रिपोर्टिंग में नहीं था। तो ऐसे कितने आपके द्वारा कैंप लगाए गए मथुरा शहर में? हमारे द्वारा कई जगह हमारे जो स्टैटिक बूथ हैं बनाए गए थे, सिविल लाइन में भी बनाए गए थे, बिंद्रावन में बनाए थे। जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहाँ हमने स्टैटिक बूथ बना के वहाँ हमने सैंपलिंग कराई थी, और उससे हमें काफ़ी मदद भी मिली। और काफ़ी उस पीरियड में जब हमने सैंपलिंग कराई थी तो हमें काफ़ी लोग उसमें से पॉजिटिव भी मिले थे, और उनके द्वारा हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं ऐसे लोगों से, तो हम कोरोना को स्प्रेड करने से रोक पाते हैं। दर्शकों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे डॉक्टर भूदेव जी के साथ। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं डॉक्टर भूदेव जी के साथ, और हम इनसे कोरोना के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया जो कोरोना के समय पर था, जो भी इनको परेशानियां फेस करनी पड़ी उस समय पर। तो अब हम इनसे चर्चा करते हैं जो वैक्सीन मथुरा में आई है उस विषय पर। डॉक्टर साहब, जो मथुरा में वैक्सीन आई है उसके क्या दुष्परिणाम आए हैं या नहीं आए हैं, वो कितनी कारगर साबित हुई है, किनको लगाई गई है? देखिए हमारे जनपद मथुरा में 16 तारीख को सबसे पहला, जैसा कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, उसी के अनुसार हमारे जनपद मथुरा में 6 जगह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें KM मेडिकल कॉलेज है, हमारा KD मेडिकल कॉलेज है, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल जिला अस्पताल, और 2 हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक चौमुआ और गोवर्धन। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट फेज में जो वैक्सीन लगी थी, इससे पहले हमने ड्राई रन के 2 ट्रायल किए थे। उसके बाद हमारा जो 16 तारीख को लॉन्च जब हुई तो हमारे 600 लोगों को हमारे द्वारा वैक्सीनेशन के लिए वो लगाने का टारगेट रखा गया था। हर सेंटर पर जो 6 सेंटर हैं उनमें हमारे 100 लोगों को चिन्हित किया गया था, और इस फेज में हमारे द्वारा केवल जो फ्रंट लाइन वर्कर में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उन्हीं को वैक्सीन लगाई गई, और जो लोग रजिस्टर हैं कोविन पोर्टल पर केवल उन्हीं को वैक्सीन लगाई गई। तो 600 के सापेक्ष में जनपद मथुरा में हमारे द्वारा 510 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें से कि उस दिन जिस दिन 16 तारीख को वैक्सीन लगी थी हमारे जनपद में कोई भी किसी तरह की वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी घटना नहीं घटी थी, कोई EFI की घटना नहीं घटी थी। बाद में हमारे द्वारा उन लोगों को फॉलोअप में रखा गया। हमारे जो जिनको वैक्सीन लगी उनसे हमने लगातार कांटेक्ट किया, तो उनमें से कई लोगों को बुखार का हल्का लक्षण मिला कि उनको बुखार आया है। बुखार आना एक अच्छा साइन माना जाता है, इसका मतलब है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। इसके अलावा जनपद मथुरा में जितने भी 510 लोगों को वैक्सीन लगी है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब ठीक है। और जो अब हमारा नेक्स्ट फेज है वो 22 तारीख को होगा। 22 तारीख में हमारा नेक्स्ट सेकेंड वैक्सीनेशन का प्लान है।
डॉक्टर साहब, कोरोना को लगभग 1 साल हो चुका है और कोरोना वैक्सीन को आने में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, ये दवा बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आप को सिद्ध करना होता है जो चीज़ हम बना रहे हैं वो हमारी सही है कि नहीं, और चूँकि उसको ट्रायल फेज में भी लाना होता है, क्योंकि ड्रग्स को हम काफ़ी स्टेजों से निकालने के बाद ही हम ये सिद्ध कर पाते हैं ठीक है। उसकी हम ट्रायल करते हैं, ड्रग्स ट्रायल कहते हैं उसको, हम 4 फेजेज में उसकी स्टडी होती है, तो उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि समय लगता है, फिर उसके डाटा कलेक्ट करने होते हैं, डाटा फिर हमें पब्लिश भी करने होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। वहाँ पे लोग हमसे सवाल, जब हमारी मीटिंगें होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो अदर कंट्रीज़ के हैं, तो वो लोग आस्किंग क्वेश्चन करते हैं, तो उनके जवाब भी देने होते हैं, उनकी क्वेरी होती है और उनकी क्वेरी को रिजॉल्व भी करना होता है, और उनके जो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उनको दिखाने होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेक डाटा हो या गलत डाटा हो। तो ये एक समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और जबकि कहें तो रिसर्च में बहुत लंबा समय भी लग जाता है। ये तो बहुत कम समय है कि इतने कम समय में हमने वैक्सीन बना के बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली। बाबा रामदेव के द्वारा भी एक वैक्सीन दी गई थी जो कि चल ही नहीं था, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। देखिए, वो वैक्सीन नहीं थी, उन्होंने एक दवा बनाई थी कोरोनिल नाम से। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए होता है कि एक मानक निर्धारित है हर चीज़ के, उन मानकों का अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन या गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है तो वो चल नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ उसके साथ रहा जो नहीं चल पाई, और स्टैंडर्डाइजेशन वो अपने डाटा पब्लिश नहीं कर पाए। क्योंकि रिसर्च डाटा है, आपका कंपाइल्ड डाटा नहीं होगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो नेशनल इंटरनेशनल जो सरकारी एजेंसियां हैं या वो, उनको एक्सेप्ट होना जरूरी होता है, उनको बताना जरूर होता है, अपने आप को सिद्ध करना होता है कि हम जो चीज़ है वो हमारी राइट है। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो भी भारत के लोग हैं, वो इस वैक्सीन को लगाने से डर रहे हैं कि कहीं इसके दुष्परिणाम सामने ना आए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके चूँकि फर्स्ट फेज में हम लोग ही लगवा रहे हैं और हमारे 510 लोगों को लग भी चुकी है, अभी किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन लगवाना चाहिए, वैक्सीन सेफ है। क्योंकि अब 510 को तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, क्योंकि 510 लोग तो आपकी आंखों के सामने हैं। अगर दुष्परिणाम, तो आदमी नेगेटिविटी तो प्रचार कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चीज़ को ही एक्सेप्ट करते हैं, जो साइंस है, तो वो मान्य है और वैक्सीन लगवाना चाहिए, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं। डॉक्टर साहब, इसके कितने चरण होंगे, मतलब ये कहाँ लगाई जाएगी? देखिए, अभी हमारे पहले तो 6 जगह पे था, अब 22 तारीख में हमारा प्लान बन रहा है। नेक्स्ट जो है हम संख्या बढ़ाएंगे, और जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, 12,400 कुछ लोग हैं हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, मतलब जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के हमारा। तो हम फरवरी के 2nd वीक तक इसको पूरा कर लेंगे। जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो नेक्स्ट फेज में जाएंगे, 2nd फेज में। उसमें हम लोग जो है पुलिस और राजस्व कर्मी, जो उस समय जो लॉकडाउन में या जो उस पीरियड में, कोविड पीरियड में जो फ्रंट पे चले थे, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे 3rd फेज में, उसमें हम आम नागरिक पे पहुंचेंगे। उसमें हम पहुंचेंगे 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों पे, या जिनको कोई दूसरी बीमारी साथ में, जैसे डायबिटीज है, अस्थमा है, तो उन लोगों को हम चिन्हित करेंगे। लेकिन वो लोग 3rd फेज में आएंगे। जब तक तो पब्लिक इस सबके रिजल्ट भी देख चुकी होगी कि वैक्सीन का क्या रिजल्ट है। जी डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन है, क्या ये सभी लोगों के लिए, मतलब किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की बीमारी है, लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो क्या ये हर इंसान के लिए बनाई गई है? देखिए, वैक्सीन तो सभी के लिए है, लेकिन कुछ कंट्राइंडिकेशन होते हैं जिनमें कि ये नहीं दी जा सकती है, जैसे कि कुछ बीमारी ऐसी है, जैसे कि कोविड है। कोविड जो होता है वो मेनली उन्हीं लोगों को हो रहा था जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, या जिनको कोई साथ में बहुत बीमारी थी। तो जिन लोगों को हो रही थी बीमारी बहुत आसानी से, डायबिटीज का मरीज है, अस्थमा का मरीज है, और जिसका या HIV का है या TB का, ऐसे पेशेंटों को, तो ऐसे पेशेंटों का इम्यून सिस्टम वीक रहता है। तो ऐसे लोगों का ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो कोविड नहीं होगा। क्योंकि कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिससे कि मतलब नेशन और इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड ही परेशान रहा है।
तो डॉक्टर साहब ये किन बीमारियों के लिए नहीं है ये वैक्सीन? नहीं, ऐसा वो कुछ एलर्जिक रिएक्शन है जिससे कोई हम टेस्ट करते हैं, अगर वो हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उन्हीं में हम लोग जो कंट्राइंडिकेशन है, जैसे कि किसी को अभी कोविड होकर चुका है या कोविड हुआ है या उसको फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, तो ऐसे लोगों को हम नहीं देते हैं। बाकी सभी में वैक्सीन का ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में शुरू से चलता है, और वैक्सीनेशन आजकल कंपलसरी कर दिया। जैसे बच्चों में देखते हैं, छोटा बर्थ से ही हम वैक्सीन कराते हैं बच्चों का। तो ऐसे ही इस बीमारी से निजात पाने के लिए ये वैक्सीन बनी है और बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को इसका अगर सरकार अवेलेबल कराती है तो लगवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो हमारे साथ थे डॉक्टर भूदेव, नोडल अधिकारी। इन्होंने हमें कोरोना वैक्सीन के बारे में बताया, इन्होंने कोरोना के समय के बारे में बताया जो कि हमारा पिछला साल निकला हुआ, जो इतनी कठिनाइयों से निकला। तो इन्होंने हमने चर्चा की, काफी अच्छा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको इतना समय दिया। इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। अशोक इन्वर्टर मसानी 25 वर्षों से मैं इन्वर्टर बैटरी का अनुभव है और जो जनता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और उचित क्वालिटी, उचित सर्विस के साथ में इन्वर्टर प्लस बैटरी उपलब्ध है और अर्जेंट सर्विस की सुविधा भी मेरे यहाँ उपलब्ध है।